बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे और उदाहरण से भी इनको समझेंगे। तो अपन बात करते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की। तो अपने पास 3 प्रकार की समस्या हो सकती है। पहले हो सकती है उत्पादन संबंधी समस्या, फिर अपन बात कर सकते हैं आहार संबंधी समस्या, और फिर अपन बात करेंगे परिवहन संबंधी समस्या। तो बच्चों, इससे पहले वाले प्रश्नावली में हमने देखा 12.1 में तो हमें गणितीय सूत्रीकरण के हिसाब से प्रश्न मिला था, अर्थात हमें उद्देश्य फलन और असमीकाएं प्राप्त थी और उद्देश्य फलनों और असमीकाओं को अपने हल करके हमने उनका z का अधिकतम और न्यूनतम मान ले लिया। परंतु इस प्रकार की समस्या में अपन देखेंगे यहाँ पे हमें भाषा मिलेगी, अर्थात लैंग्वेज मिलेगी। उस लैंग्वेज से हमें उद्देश्य फलन प्राप्त करना है और उद्देश्य फलन से उसके बाद में हमें असमीकाएं प्राप्त करनी है, फिर उनको समीकरण में बदलना है और फिर हमें उनको ग्राफ खींचना है और उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र परिबद्ध है या अपरिबद्ध है। इस प्रकार से अपन उसका z का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे। तो बच्चों, पहले अपन बात करते हैं उत्पादन जैसी समस्या। तो उत्पादन संबंधी समस्या किस प्रकार से हो सकती है। मान लेते हैं अपन किसी फैक्ट्री में मशीन कितने घंटे काम करेगी ताकि उसको अधिकतम लाभ मिले, मजदूर कितने घंटे काम करें ताकि उसको अधिकतम लाभ मिले। तो इस प्रकार की समस्या तो अपन बात करेंगे उत्पादन जैसी समस्या। और दूसरी प्रकार की समस्या अपन बात करते हैं आहार जैसी समस्या। तो आहार जैसी समस्या क्या होता है, इसमें होता है कि पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा, अर्थात हमें पोषक तत्व भी पूरे मिले और न्यूनतम पैसे में अर्थात न्यूनतम लागत में हमें अधिकतम पोषक तत्व मिल जाए। तो इस प्रकार की समस्या की अपन बात लेंगे आहार संबंधी समस्या। और तीसरी प्रकार की समस्या अपन बात करेंगे परिवहन संबंधी समस्या। तो परिवहन संबंधी समस्या क्या होती है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई सामान उत्पादन होता है और उस सामान को बाजार में हमें बेचना है। तो बाजार में बेचने के लिए या बाजार में भेजने के लिए हमें वाहन की जरूरत पड़ती है, व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। तो अपन वहां पर भी बात करेंगे कि किस प्रकार से उस बाजार को सामान भेज दें, अर्थात गाड़ियों से सामान को अपन बाजार में पहुंचा दें। उसके लिए हमें न्यूनतम वे अर्थात किराया कम से कम लगे और हमें लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त हो। तो इस प्रकार की समस्या को अपन बात करेंगे परिवहन संबंधी समस्याएं। तो अब उदाहरण लेकर के अपन समझते हैं, एक आहार संबंधी समस्या का उदाहरण लेकर के उसको समझते हैं। देखिएगा, आहार संबंधी एक समस्या है। एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है, एक मिश्रण करता है, उसमें एक भोजन अलग है और दूसरा अलग है, अर्थात उसमें भोजन 1 और भोज्य 2 है कि मिश्रण में विटामिन ए की घटक कम से कम 8 मात्रक होनी चाहिए और इसी प्रकार विटामिन सी के घटक उसमें 10 मात्रक होने चाहिए। ये उसकी कंडीशन है। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और इसी प्रकार से 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है, जबकि दूसरे भोज्य में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी है और इसी प्रकार से 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। और यहाँ पे दिया है कि प्रति केजी भोज्य 1 को खरीदने के लिए 50 रुपए की जरूरत पड़ती है और इसी प्रकार से भोज्य 2 को खरीदने के लिए 70 रुपए की उसको जरूरत पड़ती है। अर्थात ये क्या है, 1 केजी का मूल्य है। भोज्य 1 को 1 केजी खरीदने में 50 रुपए लगते हैं और भोज्य 2 को 1 केजी खरीदने के लिए हमें 70 रुपए लगता है। तो इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। अर्थात हम मान लेते हैं कि मिश्रण में भोज्य 1 की मात्रा x केजी है और इसी प्रकार मिश्रण में भोज्य 2 की मात्रा अपन y केजी मान लेते हैं। अर्थात हमें x और y के मान निकालना है, फिर हमें उद्देश्य फलन में रखेंगे तो हमें वहां से हमें न्यूनतम मान मिल जाएगा। तो देखिएगा, ये अपने पास में कोई पात्र है और इसमें अपने पास में मिश्रण है। यहां पे मिश्रण है, ये उसमें मिश्रण भरा हुआ है। और ये मिश्रण 2 प्रकार से है, भोज्य 1 और भोज्य 2 से। भोज्य 1 प्लस भोज्य 2 और इन दोनों से क्या बन जाता है, ये मिश्रण तैयार हो जाता है। यहां पे ये बात दी हुई है। अब अपन मान लेते हैं कि इसमें जो मिश्रण में जो भोज्य 1 की मात्रा है वो x केजी है, ये अपन मान लेते हैं। और इसी प्रकार इसमें जो मिश्रण में भोज्य 2 की मात्रा है वो y केजी है, ये अपन मान लेते हैं, ये माना हमने। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में विटामिन क्या है, विटामिन भी है। अर्थात अपन बात कर लेते हैं यहां से कि इसमें क्या है, विटामिन भी है
और विटामिन कौन से? एक विटामिन ए है और दूसरा एक विटामिन सी है। ये दो इसमें विटामिन भी है मिश्रण के अंदर। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार से मिलाता है कि मिश्रण में विटामिन ए की घटक कम से कम 10 मात्रक होनी चाहिए। अर्थात विटामिन ए कम से कम होना चाहिए, कम से कम विटामिन ए, ये शर्त है हमारी, प्रतिबंध है। ए हमारे 8 मात्रक है, ये यूनिट है, इतने तो कम से कम उसे लेना ही है। और इसी प्रकार से विटामिन सी की बात करता है, विटामिन सी वो कम से कम 10 मात्रक, 10 यूनिट तो उसको लेना ही है, उससे ज़्यादा ले सकता है पर कम से कम ये इतनी मात्रा तो उसको लेनी ही है, ये उसकी शर्त हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन में हमें दिया है उसको अपन मान लेते हैं, जो हमें पूछा है उसको अपन मान लेते हैं। तो माना, यहां पे भी अपने मान चुके हैं, माना मिश्रण में भोज्य 1 की मात्रा x kg है और इसी प्रकार मिश्रण में भोज्य 2 की मात्रा y kg है। ये हमने मान लिया और हमें x और y के मान निकालना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ से अपन बात करते हैं कि विटामिन ए की कम से कम 8 मात्रक होने चाहिए और विटामिन सी के 10 मात्रक होने चाहिए और भोजन एक में 2 मात्रक विटामिन ए और इसी प्रकार से 1 मात्रक विटामिन सी हो सकता है। और इसी प्रकार से सेकंड भोज्य सेकंड में 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी है और इसकी लागत भी है। लागत की बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपए और प्रति केजी और इसी प्रकार से भोज्य 2 को खरीदने में 70 रुपए प्रति केजी लागत लगती है। तो बच्चों इसको अपन सारणी से समझते हैं, ऐसे देखिएगा। स्रोत अपने पास है विटामिन ए, ये किस में है? मात्रक यूनिट में है और केजी में है। और इसी प्रकार से दूसरा स्रोत है अपने पास में विटामिन सी, ये भी मात्रक ओब्लिक केजी। अब हमारे पास में यहाँ पे है पदार्थ, खाद्य पदार्थ, या इसको बोल देते हैं अपन पदार्थ। वो कौन कौन से हैं? भोज्य 1 और भोज्य 2। ये अपन मान लेते हैं भोज्य 1 और इसी प्रकार से भोज्य 2। और आवश्यकता कितनी कितनी आवश्यकता है वो को अपन यहां ले लेते हैं। और आवश्यकता किसमें है? मात्रक में, यूनिट में। तो इस प्रकार हमें एक चार्ट बना लेना है। अब देखो यहां पे हमें दे रखा है, लागत भी दे रखी है तो उसको भी लिख लेते हैं लागत। अब भोज्य मिश्रण में भोज्य 1 को हमने x माना है तो यहां पे लिखते हैं x kg। इसी प्रकार हमने यहां पे y kg माना है तो यहां लिखते हैं y kg। और इन दोनों का मिश्रण बन जाता है, x का और y का, ये हमारे पास में मिश्रण बन जाता है। अब देखो विटामिन ए की बात करते हैं अपन, तो विटामिन ए किस में है? विटामिन ए पहले अपन भोजन 1 की बात करते हैं। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। तो यहां पढ़ते हैं भोज्य 1 में 2 मात्रक यूनिट में है और इसी प्रकार विटामिन सी ये 1 मात्रक यूनिट में है। इसी प्रकार से भोज्य 2 में देखो, भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए है और 2 मात्रक विटामिन सी है। तो ये 1 मात्रक है और ये 2 मात्रक है।
अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि विटामिन ए के घटक कम से कम 8 क्या है, मात्रक है। तो यहाँ लिखते हैं विटामिन, ये विटामिन ए, इसकी कम से कम आवश्यकता है 8। इसी प्रकार विटामिन सी, उसकी दे रखा है 10, ये मात्रक में दिया हुआ है, कम से कम इतनी यूनिट होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 1 केजी खरीदने में, भोज्य वन को 1 केजी खरीदने का 50 रुपए है, तो x केजी खरीदने का कितना लगेगा, 5। तो यहां पे कहते हैं 50 रुपए लगता है 1 केजी का, पर केजी। इसी प्रकार यहां पे 70 रुपए लगता है पर केजी का, प्रति केजी। ये इसका लागत भी बता रखा है। तो अपन यहां से बात करें कि प्रति केजी लागत कितना लगेगा, कुल लागत की बात कर लें तो देखिएगा, कुल लागत Z इक्वल टू 1 केजी का भोज्य वन में 50 रुपए और x केजी का 50x। इसी प्रकार से भोज्य 2 का 70 1 केजी का और y केजी का हो जाएगा तो 70y, और कुल के लिए दोनों टोटल हो जाएगा। तो ये तो अपना क्या हो गया, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन। तो इस प्रकार हमने उद्देश्य फलन तो प्राप्त कर लिया, क्वेश्चन में हमें दिया था, उसको हमने गणितीय रूप में लिख लिया, इसी को कहते हैं गणितीय सूत्रीकरण करना। अब यहां पे देखिए, अब हमें व्यवरोध प्राप्त करना है, अर्थात असमीकाएं प्राप्त करनी है। और उसके लिए यहां पे हमें दे रखा है, देखो हमने बना लिया टेबल, तो इसके हिसाब से अपन कर लेंगे। अब कह रहा है कि x केजी, अर्थात अपन माने कि 1 केजी, भोज्य वन की बात करता हूं मैं, तो भोज्य वन में 1 केजी में कितना विटामिन होना चाहिए, विटामिन ए की 2 मात्रक होनी चाहिए, 2 यूनिट होनी चाहिए। अपन यूं भी समझ सकते हैं कि 1 केजी में 2 बूंद हो सकती है विटामिन की, या अपन 2 उसको बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, यहाँ पे मात्रक में दिया है, या 2 गोलियां बोल सकते हैं कि 1 केजी में कितना चाहिए, 2 चाहिए, अर्थात 2 केजी में कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो इसी प्रकार से x केजी में कितना चाहिए विटामिन, x केजी में अपने पास प्राप्त हो जाएगा 2x। इसी प्रकार यहां भोज्य 2 में बात करते हैं कि जो भोज्य 2 है वो अपने पास मान लेते हैं y केजी हमने माना है, तो 1 केजी के लिए विटामिन क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, 2 केजी के लिए 2 यूनिट चाहिए, इसी प्रकार y केजी के लिए y यूनिट चाहिए। और उसकी कम से कम मात्रा क्या लिखी है, 8 मात्रक लिखी है, कम से कम लिखी है, अर्थात उससे ज्यादा हो सकता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं व्यवरोधों के लिए 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अर्थात ये मान 8 के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, परंतु इससे कम नहीं हो सकता। तो बच्चों यहीं पे हमें समझना है कि ये कौन सा चिन्ह लेना है, और उसके लिए यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने से हमें पता लग जाता है कि कम से कम कितना है, 8 घटक मात्रक होना चाहिए। 8 से ज्यादा हो सकता है, पर कम से कम 8 से स्टार्ट करना, 8, 9, 10, 11 ऐसे स्टार्ट करना है। तो यहां पे बोला है कि आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता कितनी है, 8 यूनिट की है। अर्थात अपन बात करें कि भोज्य वन में कितना है विटामिन की 2 मात्रक, इसे भोज्य 2 में विटामिन कितनी आवश्यकता है, 1 मात्रक, और कम से कम कितना है, कम से कम है 8 मात्रक। तो यहां से अपन लिखेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये क्यों लिखा, क्योंकि कम से कम लेना है 8, और उसके बराबर भी 8 के बराबर उससे ज्यादा हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा, अर्थात इसके बाद में 8 से तो ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे ये व्यवरोध प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहां पे भी है विटामिन सी के लिए, और विटामिन सी के लिए यहां दे रखा है कि विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक होना चाहिए, और विटामिन सी भोज्य 1 और भोज्य 2 में यहां दे रखा है। ये देखिए, ये अपने पास में विटामिन सी है, तो इसकी भोज्य 1 में 1 यूनिट होनी चाहिए और भोज्य 2 में 2 यूनिट होनी चाहिए, और कम से कम कितना है, 10 यूनिट होनी चाहिए। अर्थात x केजी में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और y केजी में 2y हो जाएगा, और वो किसके होगा, वो वहां से कम हमें कितना चाहिए, 10, अर्थात ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा, 10 और 10 से ज्यादा चाहिए। तो यहां पे भी लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में व्यवरोध प्राप्त हो गए 1 और 2। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास में ऋणोत्तर व्यवरोध की बात करते हैं।
अब ऋणोत्तर व्यवरोध तो सिंपल ही है, जो हमने x माना है भोज्य 1 x हमने माना है, या तो भोजन कुछ न कुछ होगा या नहीं होगा। अर्थात कुछ न कुछ होगा तो वहां पे 1 kg 2 kg 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ न कुछ होगा, और नहीं होगा तो 0 होगा। ये तो नहीं कि माइनस में भी होगा, नहीं, माइनस में नहीं हो सकता। तो इसको तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि ऋणोत्तर व्यवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में ऋणोत्तर व्यवरोध आ गए, ये भी असमीका आ गई। तो ऐसे हमारे पास उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया और हमारे पास में यहां से हमने असमीकाएं प्राप्त कर ली। अब हम 12.1 के प्रश्नों के हिसाब से, जब हमने प्रश्न किए थे, उदाहरण भी किए थे, उनके अनुसार अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे तो सीधा हमें उद्देश्य फलन और हमें ये व्यवरोध मिल रहे थे किसमें, 12.1 के प्रश्नों में, तो हमने इनके अनुसार वहां पे सोल्व कर लिया था। अब 12.2 में क्या है, 12.2 इसके प्रश्नों और के उदाहरणों में हमें क्या मिलेगा, हमें भाषा मिलेगी। अर्थात पहले हमें उद्देश्य फलन बनाना है, उसके बाद हमें व्यवरोध बनाने हैं, और उसके लिए हमें क्वेश्चन में मिलेगा लैंग्वेज मिलेगी, भाषा मिलेगी। इस प्रकार की हमें भाषा मिलेगी कि कम से कम मात्रा विटामिन की 8 मात्रक है, इसी प्रकार सी की 10 मात्रक है, और भोज्य 1 अर्थात मिश्रण जो हमने तैयार किया है, एक भोज्य 1 से एक भोज्य 2 से, तो इस मिश्रण में विटामिन ए भोज्य 1 में क्या हो सकता है, 2 मात्रक विटामिन ए हो सकता है, इसी प्रकार 1 मात्रक विटामिन सी, इसी प्रकार भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या बनाया, टेबल बनाया, और टेबल बना करके हमने यहाँ पे व्यवरोध के रूप में लिख लिया। अब इसको हम हल करते हैं। अब देखिएगा, इसके हल के लिए अपन प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों के हिसाब से करते हैं। तो व्यवरोधों को या उसको बोलते हैं असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर और ये अपने पास में असमीका है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक अपने पास में असमीका है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमने असमीकाओं को समीकरण में बदल दिया, और यहीं से अपन x और y के मान ले लेंगे ताकि हमें निर्देशांक मिल जाएंगे, और निर्देशांक मिलने से हम रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से x और ये y, x को 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो y का मान 8, इसी प्रकार y को 0 रखेंगे तो x का मान 4, और यहाँ से भी देखो x और y, पहले अपन x को 0 रख लेते हैं तो x को 0 रखने पे y का मान 5, इसी प्रकार y को 0 रख लेते हैं तो x का मान 10। तो ये हमने ऐसे प्राप्त कर लिया। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। इन समीकरणों को हल करने पर हमें x और y के जहां ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसके निर्देशांक इनको हल करने से हमें मिल जाएंगे। देखिएगा, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा देंगे तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये हमने घटा दिया, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, -3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो अपने पास प्राप्त होगा -12, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया। और y का मान अपन किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लेते इसमें रख देते हैं, तो 4 y का मान 4 रखेंगे तो ये 8 - 4 4, तो x का मान यहाँ से अपने पास में 4/2, तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इनके प्रतिच्छेद के निर्देशांक भी x बराबर 2 और y बराबर 4, ऐसे अपन हल कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके ग्राफ बनाने की, अर्थात रेखाएं खींचते हैं। तो देखिएगा, समीकरणों से रेखाएं खींचने पर, तो देखिएगा अपन रेखाएं खींच लेते हैं। यहां से ये अपने पास में x और y ले लेते हैं अपन, ये ले लिया हमने x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये अपना मूल बिंदु है, निर्देशांक 0 0 है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने प्राप्त कर लिए निर्देशांक, इस रेखा के निर्देशांक हमने यहाँ प्राप्त कर लिए 0, 8 और यहाँ से 4, 0। तो देखिएगा, तो ये लिख लेते हैं अपने निर्देशांक यहाँ पे 0, 8 और 4, 0, ये हमने लिख लिए। अब इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं अपने पास में 0, 8 है और ये मान लेते हैं अपन 4, 0 है, और इनको अपन मिला देते हैं तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये मान लेते हैं रेखा प्राप्त हो गई, और ये रेखा हमारे पास कौन सी है, 2x + y। तो यहाँ इसको लिख देते हैं 2x + y = 8। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी रेखा अपन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी रेखा यहाँ से 0, 5 और 10, 0। तो 0, 5 और 10, 0। तो देखो 0, 5 तो यहाँ पे प्राप्त मान लेते हैं, यहाँ होगा तो 0, 5। इसी प्रकार से यहाँ पे ले लेते हैं अपन 10, 0 और इनको मिला देते हैं तो ये दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो गई, और दूसरी रेखा है x + 2y = 10। ये दोनों रेखाएं हमने प्लॉट कर दी, ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींच ली, रेखाएं खींची। अब देखिएगा, अब इनका हल क्षेत्र ढूंढते हैं, हल क्षेत्र। और हल क्षेत्र के लिए हमें असमीकाओं में जाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे देखिए अपने पास असमीकाएं हैं, ये असमीकाएं हैं 2x + y > 8 और यहाँ पे x + 2y > 10। अर्थात यहाँ पे 0, 0 रखेंगे तो 0 8 से बड़ा होता है क्या, नहीं, ये बात क्या है, असत्य। इसी प्रकार यहाँ पे भी रखेंगे 0, 0 और ये भी क्या होगा, 0 10 से बड़ा होता है क्या, नहीं, दोनों असत्य हैं। अर्थात इनका जो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा, अर्थात रेखा के दूसरी तरफ होगा। तो देखिएगा यहाँ से, तो हल क्षेत्र के लिए यहाँ पे देखो x + 2, यहाँ अपने पास में है x + 2y > 10। तो 0 + 0 > 10, ये बात क्या है, असत्य। और असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र देखिए बच्चों यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, इस रेखा के लिए ये वाला हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। ऐसी प्रकार से अपन बात कर लेते हैं दूसरी रेखा के लिए। तो दूसरी रेखा है 2x + y > 8। तो यहाँ पे भी 0 रखा तो ये 0 बड़ा होता है क्या, 8, ये भी क्या है, असत्य बात है। और असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र भी, इस रेखा का हल क्षेत्र भी यही होगा। अब ऋणोत्तर व्यवरोध की भी बात कर लेते हैं। ऋणोत्तर व्यवरोध है x > 0 और y > 0। अर्थात x इधर जाएगा तो यहाँ के लिए ये वाला क्षेत्र हो गया, इसी प्रकार y > के लिए ये वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, इसको अच्छी तरह से देखना है। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें क्या, इस रेखा का इसके ऊपर है, इसका भी इधर है, इसका इधर है, यहाँ से भी इधर है। तो अपन बात करें तो उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। ये वाला इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। ये हमने रेड से जो दर्शाया है, ये इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। अब बच्चों उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, ये हमें यहाँ देखने से पता लगेगा। तो देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है अपरिबद्ध। तो ये कैसा है, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध। और अपरिबद्ध क्यों है उसकी भी देख लो। अपरिबद्ध इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे एक दिशा में इसका जो विस्तार हो रहा है वो क्या है, असीमित है, और यहाँ पे ये क्लोज भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि एक दिशा में, किसी भी दिशा में इसका विस्तार क्या हो, असीमित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये अपरिबद्ध होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कोणीय बिंदु की। तो देखिएगा कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है अपरिबद्ध। उभयनिष्ठ क्षेत्र को अपन सुसंगत क्षेत्र भी कहते हैं, वो है अपरिबद्ध। इसलिए कोणीय बिंदु की बात करते हैं तो कोणीय बिंदु यहां से देखते हैं ग्राफ से, और बच्चों यहाँ के निर्देशांक दो रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो निर्देशांक तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसके निर्देशांक यहाँ से देखो 2 और 4, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 2, 4, अर्थात कोणीय बिंदु यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे कौन सा है 0, 8, तो यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु 0, 8। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो कोणीय बिंदु 2, 4, इसी प्रकार से कोणीय बिंदु यहाँ पे देखो 10, 0, और इनको अपन नाम दे दें तो इनको दे देते हैं ए, ये दे दिया हमने बी, और ये दे दिया सी। तो ये कोणीय बिंदु हो गए ए, बी, सी। ये हमारा कौन सा हो गया, छायांकित क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे ए, बी, सी। अब इन कोणीय बिंदु पर अपन उद्देश्य फलन का मान निकाल लेते हैं। तो z के संगत मान कोणीय बिंदु पर, और z हमें प्राप्त किया है 50x + 70y। ये हमने शुरू में प्राप्त किया है उद्देश्य फलन को। यहां से देखिए 50x + 70y, ये हमने उद्देश्य फलन प्राप्त किया था, क्योंकि x kg को खरीदने में क्या है, 1 kg को खरीदने में 50 है, तो x खरीदने में हमें मूल्य लगेगा 50x। इसी प्रकार भोज्य 2 को 1 kg का 70 रुपये है, तो y kg का 70y, और टोटल कर दिया तो हमने जोड़ कर दिया, और यही हमारा उद्देश्य फलन है। अर्थात हमें यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना है, x और y का क्या क्या मान रखना है, ताकि हमें z का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाए। उसके लिए हमें x और y के मान ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, कोणीय बिंदु ले रहे हैं। अब बच्चों कोणीय बिंदु ही क्यों लेते हैं, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, अर्थात इन कोणीय बिंदु पर ही हमें z का अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे रखेंगे 0, 8 है, तो और यहाँ पे रखेंगे 2, 4 है। बाकी जगह पे क्या होंगे, इनके मान प्राप्त होंगे, पर क्या होंगे, इनसे कम होंगे। अधिकतम मान इन कोणीय बिंदु पे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए अपन ये कोणीय बिंदु लेते हैं। इसलिए देखिए अभी तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर 0 और y बराबर 8 रखते हैं। तो यहाँ पे z बराबर ये 0 हो जाएगा, और 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56 560। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, इस कोणीय बिंदु की 2 और 4 की। तो देखो 2 रखते हैं तो अपने पास प्राप्त हो जाए 50 × 2 तो 100, प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, 280 = 380। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं z का मान क्या प्राप्त होगा। तो हमने रखा x बराबर यहाँ से 10, तो ये हो जाएगा 500। y बराबर 0 रखा तो 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हमने कोणीय बिंदु पे z के मान ले लिए, वो हमारे पास में प्राप्त हो गए। तो इन कोणीय बिंदु पे ये z के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है इनमें कौन सा मान न्यूनतम है। तो बच्चों ये यहाँ पे देखो न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पे 560 है, या 500 है, या 380 है, तो न्यूनतम तो हमारे पास में यही हो गया। तो इसको लिखते हैं न्यूनतम। ये अपने पास में न्यूनतम मान प्राप्त हो गया। अब बच्चों बात आती है, अगर ये न्यूनतम आंसर होता कब, अगर क्षेत्र परिबद्ध होता, परंतु यहां पर हमें हमारा सुसंगत उभयनिष्ठ क्षेत्र को अपन सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए
z का न्यूनतम मान 380 हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए इसलिए हम लेते हैं, इसलिए हम उद्देश्य फलन का हो सकता है इससे और भी न्यूनतम प्राप्त हो, इसलिए अपन लेते हैं उद्देश्य फलन। क्या है उद्देश्य फलन? है 50x प्लस 70y। इससे भी कम हो सकता है, अर्थात इससे भी कम हो सकता है किससे? 380 से। या अपन इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 7y लेस देन 38। और देखिएगा इसको समीकरण में बदल लेते हैं, तो समीकरण में बदलने पर ये असमीका है हमारे पास में, समीकरण में बदलने पर तो इसको अपन समीकरण में बदल लेते हैं, अर्थात 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। और इस समीकरण को अपन रेखा के ऊपर निरूपित करते हैं, अर्थात ग्राफ बनाएंगे, इसका रेखा खींचेंगे अर्थात। और उसके लिए हमें निर्देशांक चाहिए, x और y के मान चाहिए, और x और y के मान अपन यहां से निकाल लेते हैं x y। पहले अपन x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 38/7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब अपन रखते हैं y बराबर 0 तो यहाँ पे होगा 38/5। और इसी प्रकार से अगर अपन x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे अपन x बराबर 2 रखेंगे तो 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 38। तो देखिएगा 7y इज इक्वल टू 38 माइनस 10, तो 7y इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, y बराबर यहाँ से अपने पास में 4। तो अपने x बराबर रखा 2 तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? 4। अब देखिए बच्चों, जो हमने असमीकाएं प्राप्त की थी, यहाँ पे 2 असमीकाएं प्राप्त की थी, असमीकाएं व्यवरोध जो हमने प्राप्त किए थे वो अपने पास प्राप्त थे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और दूसरा था x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और इन असमीकाओं की सहायता से हमने समीकरण बनाया और इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमने प्राप्त किए थे। तो बच्चों वहां पे भी हमने इनके निर्देशांक प्राप्त किए थे, x बराबर 2 और y बराबर 4। अब देखिएगा यहाँ पे भी क्या है अपने पास में, x बराबर 2 प्राप्त हुआ है और y बराबर 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे भी x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, और इन असमीकाओं को समीकरण में बदलने के बाद इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी x बराबर 2 और y बराबर 4 प्राप्त हुआ है। अर्थात ये जो रेखा है वो कहां से गुजरेगी? इन भी इसकी द्वारा जो यहां से प्रतिच्छेद बिंदु है 2 और 4 उधर से ही गुजरेगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये देखिए यहां पे कि निर्देशांकों से निर्देशांकों की सहायता से रेखाएं खींचने पर तो अपन क्या करते हैं, इनके द्वारा ही जो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया था, कहाँ पे? 2 पे और 4 पे। और यहाँ पे भी अपन बात करते हैं कि देखो इधर भी है 2 और इधर भी 4, अर्थात एक बिंदु तो वो क्या है जो यहाँ से प्रतिच्छेद है वो यहाँ से गुजरेगी। और उसके बाद में ये बिंदु है, इन बिंदुओं से अपन बात करेंगे तो वो रेखा यहाँ से भी गुजरेगी। तो देखिएगा अर्थात यहाँ पे 0 होगा तो ये कितना जाएगा? 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 0 और 5 से कुछ आगे 5.4 ऐसे जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लेंगे, दूसरा लेंगे यहाँ पे 38.5 और 0 है, तो यहाँ से इस प्रकार से अपन रेखाएं खींचते हैं। तो देखिए अपन खींचते हैं इनकी रेखाएं, तो देखो ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ से 7 से आगे ये 4 और ये 7 यहाँ पे। इसी प्रकार ये 5 से ऊपर तो यहाँ से जाएगी और इसके पास से भी जाएगी, तो ये रेखा जाएगी यहाँ से।
इस प्रकार से हमने ये रेखा प्राप्त कर ली जो हमें SME मिली थी। SME हमारे पास थी 5x + 7y < 38। अब इसका हमें हल क्षेत्र देखना है, इसका हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए अपन 0 0 रखते हैं, 0 0 < 38, अर्थात 0 छोटा होता है 38 से। ये बात क्या है, सत्य है। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ। अब ये भी देखना है क्या रेखा के ऊपर भी है क्या इसका हल क्षेत्र, ये लेस देन ये इक्वल टू नहीं है, इसलिए रेखा के ऊपर इसका हल क्षेत्र नहीं होगा। अगर रेखा के ऊपर हल क्षेत्र आ जाता तो उभयनिष्ठ बिंदु से साझा कर जाता और इसका हल नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये इसका हल क्षेत्र रेखा पे नहीं है, रेखा के नीचे है, अर्थात इस वाली रेखा का हल क्षेत्र इस रेखा से नीचे है। ये डॉट डॉट किया है, इस रेखा से नीचे है, रेखा पे नहीं है, रेखा से जस्ट नीचे है ये। अर्थात अपन कह सकते हैं, यहां से देखिएगा, इसलिए SME जो हमने प्राप्त की है 5x + 7y < 38 व सुसंगत क्षेत्र आपस में कोई बिंदु साझा या उभयनिष्ठ नहीं है। अभी हमने प्राप्त किया यहां से इस रेखा जो हमने खींची थी 5x + 7y = 38, इस रेखा, ये वाली रेखा डॉट डॉट वाली रेखा है, तो इसका हमने देखा हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की तरफ, और इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा था, ये रेड कलर वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र था। अर्थात इन दोनों में कोई भी बिंदु साझा नहीं कर रहा, उभयनिष्ठ नहीं है, और वही बात अपने यहाँ पे लिखी है। इसलिए Z का न्यूनतम मान 380 होगा। अर्थात 380 कहां पे था, 380 अपने पास था 2 और 4 पे, तो अपन बोलेंगे बिंदु 2 4 पर Z बराबर 380 न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है। अब हमने ये 2 और 4 क्या थे, वो हमने x और y के मान प्राप्त किए थे, अर्थात भोज्य 1 में या विसरण में भोज्य 1 की मात्रा वो हमने x ली थी, और x हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया, 2 kg। इसी प्रकार से मिश्रण में भोज्य सेकंड की मात्रा वो हमने y माना था, y kg, इसलिए वो हो जाएगा 4 kg। तो इस प्रकार से x का हमने कितना लेंगे, 2 kg लेंगे, और y कितना लेंगे, 4 kg लेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पे यह हमने माना था प्रतिरोध में, व्यवरोध में पहले हमने लिया था 2x + y < 8, अर्थात यहाँ पे 2 × 2 प्लस यहाँ पे देखो 4 < 8, अर्थात 8 प्लस, या इसको अपन लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 4 तो 8 < 8। क्या ये बात सही है, 8 के बराबर, अर्थात ऐसे सही है। इसी प्रकार दूसरा व्यवरोध हमने लिया था x + 2y > 10, अर्थात 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 के बराबर ही हो गया, तो 10 = 10। तो इस प्रकार से अपन उनकी मात्रा जो है भोज्य 1 में कितना लेंगे, 2 kg, और भोज्य 2 में कितना लेंगे, 4 kg, ताकि उसमें न्यूनतम जो हमने विटामिन की बात की थी, विटामिन ए और इसी प्रकार से विटामिन सी,
इन दोनों से हमें मिश्रण प्राप्त किया था और इसकी न्यूनतम मात्रा 8 थी और इसकी न्यूनतम मात्रा 10 थी। और इससे जो प्राप्त किया था, हमने जो मिश्रण प्राप्त किया था, उस मिश्रण में हमने क्या किया था, भोज्य 1 और भोज्य 2 लिया था, इसका वो मिश्रण था। तो यहाँ पे अपन भोज्य 1 में जो क्या लेंगे, 2 kg लेंगे x की जगह। इसी प्रकार भोज्य 2 में अपन क्या लेंगे, 4 kg ले लेंगे, 4 kg ले लेंगे, ताकि इनसे जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा 380 रुपए का खर्चा आएगा। वो क्या है, न्यूनतम है। अर्थात हमें पोषक तत्व मिल गए, पोषक तत्व मिल गए इतने रुपए में, अर्थात न्यूनतम रुपए में हमें पूरे पोषक तत्व मिल गए और हमारा काम भी हो गया, अर्थात हमें बचत भी हो गई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, न्यूनतमीकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाषा दी होगी, उस भाषा के हिसाब से हमें उद्देश्य फलन ढूंढना है। उद्देश्य फलन लेने के बाद में व्यवरोध को निकालना है, अर्थात असमीकाएं प्राप्त करनी है। और इन असमीकाओं की सहायता से अपन समीकरण बदल लेंगे और समीकरण का हल क्षेत्र ले लेंगे। हल क्षेत्र उभयनिष्ठ है या नहीं है, उसके हिसाब से कोणीय बिंदु ले लेंगे और कोणीय बिंदु पे अपन x और y के मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हम 12.2 के उदाहरणों और प्रश्नों को इसी प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, जिसमें हमें भाषा अर्थात हमें लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज से अपन गणितीयकरण करेंगे, सूत्रीकरण करेंगे और उसके बाद में अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे परिवहन संबंधी समस्या के बारे में और उत्पादन संबंधी समस्या के बारे में, और उससे संबंधित उदाहरणों को लेकर के अपन समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।